एक आईएसपी तो आप डायरेक्टली ले सकते हो नेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यूज कर ही रहे हैं। जो आपको दूसरा आईएसपी लेना है, राइट क्लिक करो, नेटवर्क में जाओ और ये जो सर आपका दूसरा आईएसपी इससे, हाँ, इससे मिलेगा क्लाउड ज़ीरो से। क्लाउड जीरो से आ जाएगा। क्लाउड जीरो से इसको कनेक्ट करो पोर्ट 4 पे, और इसका नेटवर्क चल रहा है 172 वाला, तो उसको आप यूज कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। इंटरफेस 4 को कॉन्फ़िगर पे अपना एक बार टेस्ट किया उसको। इसका आईपी आप यूज करो 172.16.1 कोई भी एक आईपी असाइन कर दो, लाइक 100/24 का। कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट मार रहा है, क्योंकि पोर्ट 1 पे भी हमने मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो छोड़ो इसको, डिसेबल मारो, और पोर्ट 1 को, जो आपको मैनेजमेंट पोर्ट है, उस पे भी इंटरनेट चल जाना चाहिए। अगर ये इंटरनेट है तो ये काम करता हूँ मैं। जो एस टी है उसके अंदर पोर्ट 1 को कॉल करवा के देख लेते हैं। क्रिएट वन करके एक मेंबर क्रिएट करो, और मेंबर में सेलेक्ट करो पोर्ट 1 को। इसको इस एस डी वैन जॉन का मेंबर बनाना है। इसका गेटवे रखना है 172.16.1.1, और इसको मैंने किया ओके। इसमें से इंटरफेस 4 को मैं कर देता हूँ डिलीट, मेंबर 4। ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, अपने रूट डाल रखा है, पॉलिसी बना रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सारी चीज़ें चल जानी चाहिए। इसके मैंने मेंबर बना दिए पोर्ट 1 और पोर्ट 3 को। अब मैं काम कर देता हूँ, पोर्ट 3 को मैन्युअली जाके डाउन कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास इंटरनेट यूज के लिए एक ही इंटरफेस बचा है।
चल रहा है मेरा इंटरनेट। इंटरनेट पॉलिसी से जा भी रहा है। एक काम कर देता हूँ मैं, पिंग google.com कंटिन्यूस पिंग। तो इसमें से आप जाकर मॉनिटर कर सकते हो। नेटवर्क में जाओ और एसडीएन में जाओ और देखो किस पिंग से कितना ट्रैफिक जा रहा है। टोटल ट्रैफिक से जा रहा है आपका पोर्ट 1 से जा रहा है 998.78 केबी, और उससे कितना जा रहा है 0, क्योंकि प्राइमरी इंटरफेस जो अपना आईएसपी है वो डाउन है। वो उसको मैंने मैनुअल डाउन कर दिया, तो सारा जो आपका ट्रैफिक है सेकेंडरी आईएसपी से मूव हो रहा है। तो प्राइमरी आईएसपी आपके पास नेट है ही, दूसरा आप ले सकते हो मैनेजमेंट इंटरफेस को, ये जो आईएसपी आप कंसिडर कर सकते हो। तो उसको एज ए वैन लिंक कॉन्फ़िगर करके और उसके थ्रू आप इंटरनेट चला सकते हो। रिफ्रेश का नहीं है क्या यहाँ पे? 2.97 Mbps, क्योंकि कंटिन्यूस पिंग मैंने लगा रखा है और इससे इंटरनेट चल रहा है। तो आप सेकेंडरी आईएसपी इसको मान सकते हो। ओके, यानी अदर क्वेश्चन? स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। और आज का अपना टॉपिक है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है भाई वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? एनिमल? हाँ भाई, क्या होता है वीपीएन? इतनी देर में गूगल करके बता देते यार। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज ए सर्विस दैट क्रिएट ए सिक्योर कनेक्शन between your device and a remote server. This connection encrypts your data and makes your IP address, making your online activity more private and secure. मतलब हर चीज का मतलब बोले तो क्या है वीपीएन? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक वर्चुअल, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक वर्चुअल मतलब कोई ऐसा फिजिकली आपने सेटअप नहीं कर रखा है किसी चीज का, सारा लॉजिकली चल रहा है, वर्चुअल चल रहा है। एक वर्चुअल आपका प्राइवेट नेटवर्क है। आपके जब भी आप इंटरनेट यूज करो, और इंटरनेट पे अगर आप कोई वेबसाइट को, कोई सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, तो उसमें क्या है ना, आपका डेटा सिक्योर नहीं है। आपके डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसको देख सकता है, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो बोला क्या किया जाए? तो बोला वीपीएन यूज कर सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये सिक्योर है। क्यों है सिक्योर? बोला ये आपके किसी भी रिमोट डिवाइस को आप किसी भी सर्वर से या किसी भी लोकेशन के डिवाइस से, सर्वर से जब आप कनेक्ट करोगे और वहां पे आप अपना डेटा एक्सचेंज करोगे, जब आपका डेटा ट्रेवल करता है वाया इंटरनेट, तो वहां पे एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि सिक्योरिटी का, कि लाइक मेरी कंपनी का सर्वर है इंडिया ऑफिस के अंदर, उनका कोई इंटरनल सर्वर है और उस सर्वर में बंदे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो उनको मेरे को एक्सेस करवाना है, क्योंकि वो भी अपना डेटा वहाँ पे
अपलोड करते हैं, वहाँ पे जो डेटा रखा है उसका यूज करते हैं, लेकिन मैं अपने इंटरनल सर्वर को एक्सपोज क्यों करूँ? फिर तो वो अनसिक्योर हो जाएगा, उसको कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है मेरे सर्वर को। तो बोला क्या करें? तो बोला जो आपका रिमोट यूजर है, जो आपका वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसको आप वीपीएन कॉन्फ़िगर करके दे सकते हो। उससे क्या होगा? बोला उसको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मिल जाएगा। आप ही के कंपनी के नेटवर्क आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हो रिमोटली, एक वर्चुअलाइजेशन के थ्रू, जो कि सिक्योर रहेगा। बोला सिक्योर कैसे रहेगा? बोला सिक्योर ऐसे रहेगा क्योंकि जब इसमें एक बार वीपीएन आपका सेटअप हो गया एक सर्वर और क्लाइंट के बीच में, और उसके बाद में उसमें जितना भी डेटा एक्सचेंज होगा, वो टोटल का टोटल डेटा आपका इंक्रिप्टेड जाएगा। कैसे जाएगा? बोला उसमें इंक्रिप्शन होगा, उसमें हैशिंग उस डेटा को किया जाएगा, ऑथेंटिकेशन होगा, और उसके बाद आपका डेटा सोर्स से या सर्वर से क्लाइंट तक या क्लाइंट से सर्वर तक एक्सचेंज होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो बोला ये बहुत ही एक सिक्योर मेथड है वीपीएन। क्यों है? बोला इसमें है ना, सबसे पहले होता है ऑथेंटिकेशन, पीयर टू पीयर, जो भी आपका सर्वर और क्लाइंट है, जो भी आपका रिमोट यूजर और आपका सर्वर है, वो पहले आपका सर्वर उस रिमोट यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा कि इट्स ए वैलिड यूजर और नॉट। कैसे? बोला उसके बहुत सारे तरीके हैं, लाइक आप कोई उसके लिए सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई पासवर्ड की जनरेट कर सकते हो, तो बहुत सारे अलग अलग मेथड से आप कोई पासवर्ड सेट कर सकते हो कि अगर ये सेम पासवर्ड कोई यूजर आपको कनेक्ट करने के लिए दे, ये यूजर नेम और पासवर्ड, तो उसको ऑथेंटिकेट करवा देना, अदरवाइज उसको एक्सेस मत होने देना। तो आप ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो। एक बार जब आपका पीयर और लाइक क्लाइंट और सर्वर दोनों डिवाइस अगर आपके ऑथेंटिकेट हो गए, उसके बाद में उसमें जो भी डेटा एक्सचेंज होगा उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा भेजने से पहले। इनक्रिप्ट मतलब देखो, डेटा का है ना अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। एक होता है आपका टेक्स्ट फॉर्मेट, एक होता है आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। लाइक मैंने आपको एक मैसेज किया एनीथिंग कि सेंड मी 5,000 रुपीज, मैंने आपको मैसेज किया एक व्हाट्सएप पर, और वो मैसेज मैंने अपने व्हाट्सएप से किया, तो वो वाया इंटरनेट आप तक पहुंचेगा। अब बोला कि ये यार वाया इंटरनेट जब भी हम डेटा कुछ भी एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इस मैसेज को किसी ने चुरा लिया। तो इंटरनेट पे तो बहुत सारे अनऑथोराइज्ड यूजर बैठे हैं, कोई भी डेटा जो इंटरनेट पे ट्रेवल कर रहा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बोला हाँ कर तो सकते हैं। तो बोला क्या करें? एक्सेस कर लिया, और इसमें तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कि सेंड मी 5,000 रुपीज, तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। 5K का हो सकता है उसने 50K करके भेज दिया। मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, देख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। बोला नहीं नहीं, पहली बात तो ये डेटा किसी को पास में जाना नहीं चाहिए, कोई चुरा ना ले। उसके लिए आप ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज करो। अगर उसके बाद भी अगर इसको कोई चुरा ले, इसको कोई डेटा को हैक कर ले, तो वो पढ़ नहीं पाए, इसका ओरिजिनल मीनिंग नहीं समझ में आए। तो बोला क्या करें? तो बोला इसको इनक्रिप्ट कर दो। इनक्रिप्शन के लिए मैंने अलग अलग टेक्नोलॉजी है बहुत सारी, लाइक एस, डेस, 3 डेज, और बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी चलती है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। इनक्रिप्ट के बाद में ये डेटा कैसे दिखेगा? बोला इसको एक है ना कोड में जनरेट कर दिया जाएगा, लाइक 10 है स्टार, कोई भी इसमें वर्ड आ गया, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे करके इसको एक कोड बना दिया जाएगा। जैसे इसका लाइक इंक्रिप्शन के बाद में कोड बना 102@#$TG, ऐसा इसका एक कोड जनरेट करके अब जो आपका डेटा ट्रेवल होगा ना, वो इस कोड के अंदर जाएगा। तो अगर इस डेटा को किसी ने चुरा भी लिया, तो वो इसको देख के समझ नहीं पाएगा कि अच्छा इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या डेटा भेजा है। और इसको डेटा को डिक्रिप्ट कर नहीं सकते। बोला क्यों? डिक्रिप्ट करके और वापस इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं बदल सकते क्या? बोला नहीं। तो बोला फिर तो डेस्टिनेशन पे जब आप जिसको भेजना चाहते हो ये मैसेज, वो फिर इसको कैसे पढ़ेगा? बोला इसको डिक्रिप्ट केवल और केवल आपका पीयर ही कर सकता है, आपका डेस्टिनेशन ही कर सकता है। कैसे? बोला जब ये ऑथेंटिकेट करते हैं ना, लाइक आपने वीपीएन कनेक्ट किया, और वीपीएन कनेक्ट करने के बाद में आपका एक सर्वर है कंपनी का, और उस सर्वर से एक क्लाइंट ने वीपीएन कनेक्ट करके एक्सेस किया वाया इंटरनेट। ये वाया इंटरनेट दोनों कनेक्ट है। आपका सर्वर कहीं और लोकेशन पे रखा है, और आपका जो यूजर है वो कहीं और लोकेशन पे वाया
इंटरनेट दोनों कनेक्टिविटी है। वाया इंटरनेट जब ये सर्वर को एक्सेस, पहली बात तो अगर आपका इंटरनल सर्वर है तो एक्सेस कर नहीं पाएगा। अगर आपका एक्सपोज सर्वर है और इसने कर लिया तो जो भी इनके बीच में ट्रांसमिशन होगा डेटा का वो अनसिक्योर है, उसको कोई भी बंदा यहाँ पे बेटा हैक कर सकता है, चुरा सकता है। तो बोला क्या करें, बोला इन दोनों के बीच में एक मैंने वीपीएन कॉन्फ़िगर कर दिया इसको रिमोट एक्सेस के लिए। वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या होगा, बोलो वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के बाद में, एक मिनट, इनके बीच में क्या होगा, एक वर्चुअल टनल क्रिएट होगी और उस टनल के अंदर आपका डेटा कैरी होगा। इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल टनल बन जाएगी और उस टनल पे आपका डेटा कैरी होगा। अब जब ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा ये सर्वर कि ये यूजर वैलिड है या नहीं है। एक बार वैलिड हो गया, ये वीपीएन कनेक्ट हो गया, इन दोनों के बीच में टनल बन गई, तो जब ये ऑथेंटिकेट करते हैं ना तो ये कुछ पैरामीटर आपस में एक्सचेंज करते हैं। क्या पैरामीटर एक्सचेंज करते हैं, लाइक भाई हम इंक्रिप्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी की, डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए हर एक की जनरेट करते हैं वीपीएन कनेक्ट करने के बाद। तो ये एक दूसरे के साथ में की एक्सचेंज करेंगे। बोला इंक्रिप्ट करने के लिए तुम कौन सी की यूज कर रहे हो, वो सेम की जो उस डेटा को एक लॉक के अंदर किया है, इनको पैक किया है, उस लॉक को अनलॉक करने के लिए सेम की होनी चाहिए। तो ये डेटा को इंक्रिप्ट करने के बाद जिस की के थ्रू, जिस चाबी के थ्रू इस डेटा को इंक्रिप्ट किया है ना, ये की सर्वर क्लाइंट को भेजेगा। बोला देख ये डेटा भेज रहा हूँ और इसको मैंने इस की के थ्रू इंक्रिप्ट किया है, तो अगर तेरे को डिक्रिप्ट करना है ना तो ये सेम की यूज करना, वरना ये डेटा डिक्रिप्ट नहीं होगा। तो बोला इस टनल के बीच में पहली बात तो ये सिक्योर है। अगर फिर भी किसी यूजर ने इस डेटा को आपको चुरा लिया तो बोला उसके पास तो की है नहीं, क्योंकि ये की केवल और केवल मेरे सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक्सचेंज हुई है। तो कोई थर्ड बंदे के पास में इस डेटा को डिक्रिप्ट करने की ये की और ये चाबी है नहीं। तो अगर इसने ये डेटा को चुरा भी लिया ना तो ये इस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा कभी, और ना ही समझ पाएगा, ना इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएगा। बोला अच्छा ऐसा कर सकते हैं। बोला हाँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन बहुत ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि फर्स्ट चीज इसमें पहले ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद में इसमें जो भी आपका डेटा एक्सचेंज होगा वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा, लाइक एक कोडिंग, और उसका एक कोड जनरेट कर दिया जाएगा उसको डेटा को इंक्रिप्ट करके, और उसको डिक्रिप्ट उसका पीयर ही कर सकता है जिसके पास में उसको डिक्रिप्शन की हो। जिस की के थ्रू डेटा इंक्रिप्ट हुआ सेम की का अगर आप यूज करके उस डेटा को डिक्रिप्ट करोगे तो ही वो डेटा डिक्रिप्ट होगा, वरना नहीं होगा। बोला ठीक है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर आपने ऐड कर दी, आपका डेटा भी ज्यादा सिक्योर है। बोला जी हाँ। एक होता है हेजिंग। हेजिंग क्या होता है भाई, बोला डेटा को हेज करना। हेज करना मतलब ये काम में आता है डेटा की इंटीग्रिटी के लिए। इंटीग्रिटी बोले तो बोला डेटा को, ठीक है अभी आपने कहा कि हमने ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रखा है तो कोई अनऑथोराइज यूजर पहली बात मेरे सर्वर तक पहुंचेगा नहीं। अगर पहुंच गया तो मैं ऑथेंटिकेट, मैंने इनेबल कर रखा ऑथेंटिकेशन, तो ये पहले यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर सेम यूजर नेम पासवर्ड जो मैंने कॉन्फ़िगर किए हैं वो इसने अगर एंटर किए तो जाकर ये सर्वर के साथ कनेक्टिविटी बना पाएगा। कनेक्टिविटी में दो फेज होते हैं इनके, फेज 1 और फेज 2 टनल के। तो इसका फेज 1 इसने सेटअप किया, फेज 2 में डेटा जाता है, फेज 1 में ऑथेंटिकेशन होता है। तो बोला फेज 1 बनाए। अब इसमें भी जब ये डेटा एक्सचेंज करेंगे तो पहली बात इस डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे। बोला ठीक बात है, जिससे इस डेटा को कोई चुरा ना ले, और अगर चुराए तो उसको पढ़ ना पाए। बोला फिर भी अगर किसी ने डेटा को एक्सेस कर लिया तो हमें कैसे पता चलेगा, चलो वो पढ़ तो नहीं पाया लेकिन इस कोड में उसने कुछ बदलाव कर दिए, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये डेटा एक्सेस हो चुका है, चोरी हो चुका है, कैसे। तो बोला उसके लिए हम यूज करते हैं हेजिंग। हेजिंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम अलग अलग यूज करते हैं, लाइक MD5 और सा, आपने अगर नाम सुने हैं तो उनका काम क्या होता है। बोला उनका काम होता है जैसे OSI मॉडल में अगर आपने पढ़ा है तो एक चीज आती है लेयर 3 डेटा इंटीग्रिटी। लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 2 तीनों लेयर डेटा इंटीग्रिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बोला कैसे, बोला उसमें हमने एक पढ़ा था कि RFC, आई थिंक ये नाम होता है, RFC एक फॉर्मूला यूज करते हैं वो, और उसमें क्या करते हैं, बोला जब डेटा सोर्स से स्टार्ट होता है उस फॉर्मूले में उस
में उस कंप्लीट डेटा को डाला जाता है और एक नंबर निकाला जाता है। उस नंबर को उस डेटा के लेयर 3 हेडर में अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद जब वो डेटा डेस्टिनेशन पे जाता है तो उसको दोबारा से चेक किया जाता है, सेम फॉर्मूला यूज करके उसमें कंप्लीट डेटा को डाला जाता है। और उसके बाद अगर नंबर सेम आया, मतलब जो डेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ था अगर वही पहुंचा है तो उसका रिजल्ट भी सेम आएगा, सेम फॉर्मूला यूज करोगे तो वो पहचान लेते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा डेटा बीच में एक्सेस नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन इसमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट और जो उसका आउटपुट है, जो उसका नंबर है फॉर्मूले में डालने के बाद में, वो सेम आ रहा है। ये सेम काम वीपीएन में करते हैं, हेजिंग टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। और हेजिंग के अंदर बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी लाइक MD5 SHA जो क्या करती है, इस कंप्लीट जो डेटा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, इंक्रिप्शन के बाद में उस डेटा को एक फॉर्मूले में डाला जाएगा, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और उस वैल्यू को इसके हेडर के साथ अटैच कर दिया जाएगा। जब ये क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो क्लाइंट इसको चेक करेगा, सेम फॉर्मूला यूज करेगा, हेजिंग की सेम टेक्नोलॉजी यूज करेगा और सेम फॉर्मूले में उस डेटा को दोबारा डालेगा और देखेगा कि नंबर जो उसका आउटपुट है वो सेम है या नहीं। बोला सेम हुआ तो फिर इस डेटा को ये एक्सेप्ट कर लेगा, कंसीडर कर लेगा कि ठीक है, मेरा डेटा में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डेटा को ड्रॉप कर देगा, बोले तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रखा है, इसमें हो सकता है डेटा कुछ और भेजा हो, बीच में रास्ते में किसी ने मॉडिफाई करके डेटा में बदलाव कर दिए, तो इसको, इस डेटा को ये क्लाइंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्लाइंट कुछ डेटा भेज रहा है तो ये डेस्टिनेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, सर्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बोला हेजिंग यूज करते हैं इसके अंदर वीपीएन में, तो वीपीएन आपका बहुत सिक्योर है। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, इट्स क्लियर और नॉट? एनीवन? सर ये तो CRC बोल फॉर्मूला हो सर। सीआरसी बोलते हैं क्या? हाँ हो सकता है, मेरे कंफर्म याद नहीं है। सीआरसी फॉर्मूला, हाँ मैं भी इसको बोलते हैं, जो सेम काम करता है वो सेम। और लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 2 पे फॉर्मूले नाम RFC ना होकर सीआरसी हो सकता है। इट्स मे बी, इट्स माय मिस्टेक। इट्स क्लियर व्हाट इज वीपीएन? बोलो ठीक है, वीपीएन क्या है थोड़ा बहुत समझ में आया कि वो वीपीएन एक वर्चुअल सर प्राइवेट। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। हाँ कर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये तो सर ने बताया था कि डाटा तो इनक्रिप्टेड होता है और हम्म। की हैशिंग होती है। ओके, चलो बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है ना, दो चीजें होती है। जब आपका वीपीएन आप सेटअप करते हो तो उसके दो फेज बनते हैं, एक फेज 1 होता है, एक फेज 2 होता है। लाइक ये जो आपकी टनल है ना, ये टनल अभी हम देखेंगे कि इस टनल के अंदर भी एक और टनल बनती है, ड्यूअल लेयर। एक सेकेंड, ये आपकी डबल टनल बनेगी, इसको बोलते हैं फेज 1 और फेज 2। इनका क्या काम होता है? बोला फेज 1, ये जो आपका अपर की जो आपको टनल दिख रही है ना, इसका काम होता है वीपीएन को सेटअप करवाना, ऑथेंटिकेट करवाना, इंक्रिप्शन, हेजिंग और इन सब की को एक्सचेंज करना। और उसके बाद जब फाइनली आपका अगर यहाँ से कुछ डेटा जा रहा है ना, उस डेटा को लेके जाने का काम कौन करता है? ये फेज 2 करता है। फेज 2 के अंदर हमेशा डेटा ट्रेवल होता है, फेज 1 के अंदर कभी भी आपका डेटा ट्रेवल नहीं करता। फेज 1 का ओनली और ओनली एक यूज है, आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी बनाए रखना, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाना, उनको ऑथेंटिकेट करना और ये सारे पैरामीटर को एक्सचेंज करना। कौन कौन से पैरामीटर? अभी मैंने इस सर्वर पे जाकर वीपीएन कॉन्फ़िगर किया, तो वीपीएन जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम बहुत सारे पैरामीटर सेट करते हैं। लाइक हमें इंक्रिप्शन की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, हेजिंग की कौन सी करनी है, ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं और क्या की यूज करेंगे, वो सारी चीजें मैंने इस सर्वर को बताई। सेम चीजें मैंने इस क्लाइंट पे किया, इस पे भी मैंने वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन किया। वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में सेम चीजें
जो टेक्नोलॉजी, जो चीज जो आप यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हो वो सेम यहाँ पे होनी चाहिए। जो आप टेक्नोलॉजी यहाँ पे हेजिंग के लिए यूज कर रहे हो वो सेम हेजिंग यहाँ पे होनी चाहिए, और जो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कर रहे हो वो सेम ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होना चाहिए, तब जाकर आपका वीपीएन सेटअप होगा। बोला ऐसा क्यों? बोला ऐसा तो कंपलसरी है ना, आपने यहाँ पे बता दिया कि जब तेरे पास कोई यूजर आए तो तुम ऑथेंटिकेट करने के लिए उसका यूजर नेम और पासवर्ड मांगना, और यूजर नेम अगर गिरधारी और पासवर्ड 78G@123 बताए तो ऑथेंटिकेट करना। मैंने मेरे लैपटॉप में वीपीएन कॉन्फ़िगर किया और मैंने कहा कि नहीं, जब तू वीपीएन यहाँ से ऑथेंटिकेट वहाँ सर्वर से कनेक्ट होना तो तेरा यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा, मैंने कुछ अलग दे दिया। तो बोला ये दोनों ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन पैरामीटर मैंने खुद ने ही चेंज कर दिए, तो कैसे ऑथेंटिकेट करेगा? सर्वर तो बोलेगा कि जो यूजर नेम पासवर्ड मेरे को बताए गए हैं वो नहीं है, क्लाइंट बोलेगा कि मेरे को तो यही बताए गए हैं, भाई सब मैं क्या करूँ? ऐसे ही अगर यहाँ पे इंक्रिप्शन मैंने कुछ अलग लगा दिया और यहाँ पे कुछ अलग लगाया, तो अगर इसने कुछ डेटा इंक्रिप्ट करके भेजा भी है तो ये तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो मान लो 3 डेज में इंक्रिप्ट करके भेजा है और ये समझ रहा है डेज। इस पे मैंने कहा है कि तेरे को डेटा इंक्रिप्ट और डिक्रिप्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, बोला डेज, और यहाँ पे बता दिया मैंने 3 डेज या एस। हेजिंग के लिए मैंने यहाँ पे MD5 बताया और यहाँ पे शाह बता दिया, तो बोला ये काम नहीं करेंगे। तो बोला क्या करें? तो बोला सबसे पहले तो जब आप वीपीएन सेटअप करो तो जो वीपीएन सेटअप करते टाइम जो इनके पैरामीटर है, लाइक एन्क्रिप्शन, हेजिंग, ऑथेंटिकेशन, सारी चीजें वो दोनों साइड साइड सेम होनी चाहिए। बोला ठीक है। ये किस काम में आती है? बोला ये इसका काम होता है डेटा को सिक्योर रखने में। बोला ठीक है, डेटा को सिक्योर रखने के काम में आती है, लेकिन अगर यहाँ पे जब ये दोनों कनेक्ट होंगे, लाइक इसमें कुछ ऑथेंटिकेशन चल रहा है या इसमें कुछ ये की एक्सचेंज कर रहे हैं कि मैं इस की का यूज करके डेटा इंक्रिप्ट करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करके डेटा को हैश करूंगा, ये दोनों आपस में इस फेज वन में जब एक दूसरे को ये की और ये सब पैरामीटर एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे, अगर उस टाइम पे इन पैरामीटर को किसी ने चुरा लिया तो क्या करोगे भाई साहब? वो भी तो है ना। ठीक है, आपका डेटा सिक्योर है क्योंकि आपने इंक्रिप्शन, हेजिंग और ऑथेंटिकेशन किया है, लेकिन अगर इन्हीं के जो आप मेथड यूज कर रहे हो, लाइक आपने यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए की यूज किया और ये की सर्वर ने क्लाइंट को भेजा फेज वन में, और अगर इस की को किसी ने चुरा लिया तो फिर तो आपको वो कंप्लीट डेटा को डिक्रिप्ट कर पाएगा क्योंकि उसके पास में की है। ये भी तो हो सकता है ना। बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये जो की और ये जो पैरामीटर आपस में एक्सचेंज करेंगे ना, उनको भी ये इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही भेजेंगे। जो आपका ऑथेंटिकेशन होगा वो भी इंक्रिप्टेड और हेजिंग फॉर्मेट में जाएगा, तो फेज वन में भी जो आपका डेटा और जो भी इनके पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाते हैं, और फाइनली जब एक बार ये सेटअप हो गए, इनके बीच में ये पैरामीटर एक्सचेंज हो गए दोनों साइड, उसके बाद में जब आपका फाइनली फेज टू स्टार्ट होगा, फेज टू इसके अंदर टनल बनेगी एक बार ये फेज वन सेटअप होने के बाद में, तो फेज टू जब बनेगा और जब इसमें डेटा जाएगा ना, तो उस डेटा को भी इंक्रिप्ट करेंगे, हैश करेंगे, और यहाँ रिसीव करने से पहले ऑथेंटिकेट करेंगे फेज टू के अंदर भी। तो दोनों जगह यूज में आते हैं। की और सारे पैरामीटर को भी इंक्रिप्ट और हैश करके सेंड किया जाता है, ताकि उसकी इंटीग्रिटी या उसकी डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे, एक्सचेंज पैरामीटर जब हो उनको कोई चुरा ना ले, और जो फेज टू के अंदर जो फाइनली आपका डेटा कैरी होता है उसको भी इंक्रिप्टेड और हैशिंग फॉर्मेट के अंदर भेजा जाता है। हाँ राम। यही सवाल था क्या या कुछ अलग था? दोबारा पूछ सकते हो आप। हेलो सर। हाँ जी। सर ने बोला कि हम मतलब की को इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, की को क्यों? केवल हैशिंग कर सकते हैं। अच्छा की मतलब को उन्होंने क्या? बोला भाई जो भी की सेंड करेंगे वो उनको हैशिंग करके भेजेंगे, और जो डाटा होगा उनको इनक्रिप्शन करके भेजेंगे। अच्छा चलो देख लेते हैं यार, मैंने तो यही पढ़ा है, कैन बी इंक्रिप्ट।
When a device connects to a VPN, the exchange of encryption key and other parameters often through a process called IKE, uh, Internet Key Exchange, which involves a negotiation phase where both the devices and the VPN server agree on encryption algorithm, authentication method, and finally generate a shared secret key used for encryption later. ठीक है? This negotiation typically occurs in two phases. Phase 1 for establishing a secure communication channel and phase 2 for defining the encryption parameter for the VPN tunnel itself. ठीक बात है. Key points about the key exchange process. Asymmetric और symmetric दो टाइप के encryption होते हैं. Asymmetric encryption या handshake. Initially, a public key is sent from the device to VPN server, allowing for secure communication to establish the initial connection. Initially, a public key is sent from the device to VPN server, allowing for secure communication to establish the initial connection. A Diffie-Hellman key exchange. During phase 1 of IKE, both parties use a Diffie-Hellman key exchange to generate a shared secret key, which is used to encrypt further communication. ठीक है, ये तो exchange होती है, लेकिन किस method के through होती है? Both the devices and the VPN server authenticate themselves using methods like pre-shared key certificate or other credentials. ठीक है. Phase 2, once the secure tunnel is established, the parties negotiate a specific encryption parameter. ठीक है. Secret association or perfect forward accuracy. VPN or user apps. PFS, where a new encryption key is generated for each session, ensuring that even if the private key is compromised, fast communication remains secure. Okay, okay. पता नहीं यार, जो इसमें भी ये पता नहीं हैशिंग या एनक्रिप्टेड के थ्रू भेजते हैं. कंफर्म करके मैं बता दूंगा. जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे को पता है, पता नहीं, हो सकता है रॉन्ग भी हो, आप सही हो, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन जो मेरे को पता है, जो मैंने पढ़ा है, मेरे को याद है, इसमें ये होता है कि ये जो इंक्रिप्शन और हैशिंग का यूज करके सेम पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं फेज 1 में भी और फेज 2 में भी. हो सकता है आप सही हो कि ये जो इंक्रिप्शन के इनके जो पैरामीटर सेंड होते हैं वो केवल हैशिंग के थ्रू जा रहे हो, इनको इंक्रिप्ट ना किया जा रहा हो. मे बी पॉसिबल. चैट जीपीटी पे देख लो, वो बता देगा. हाउ टू एक्सचेंज. एक बार उसको उसमें मेथड ठीक होता है. Change the encryption key on a VPN, access your VPN setting through the provider controller from the router, negotiate to increase setting and select a new key or key depending on the specific intrusion. Your VPN will require to enter the new key, which is then encrypted initially by the system, meaning you don't directly manage the key. Accessing setting, access VPN to the router configuration. Access your VPN setting through the provider controller or router configuration, negotiate the encryption setting section and select the new encryption algorithm key. ठीक है, depending on the specific interface, most VPN will require you to enter the new key in plain text, which is then encrypted initially by the system. Meaning you don't directly manage the key in encrypted format. देखो, ये तो ये कह रहा है कि जब हम VPN को कनेक्ट करते हैं तो मोस्ट VPN will require you to enter the
ए न्यू की इन प्लेन टेक्स्ट, कि आपसे सबसे पहले वो क्या की जनरेट कर रहा है वो प्लेन टेक्स्ट में मांगेगा, और विच इज देन इनक्रिप्टेड इंटरनली बाय द सिस्टम, और वो फिर सिस्टम इंक्रिप्ट करके भेजेगा, मीनिंग यू डोंट डायरेक्टली मैनेज द की इन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट, यानी आप डायरेक्टली कुछ भी इंक्रिप्शन नहीं आपको डालना है उसमें, आपको एक प्लेन की या प्लेन एक टेक्स्ट डालना है और वो फिर इंक्रिप्टेड करके भेजेगा। चेंजिंग इंक्रिप्शन सेटिंग, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ओके वो टॉपिक आप देखना, मैं सर्च करके और आइडेंटिफाई करके आपको बता दूँ, इट मे बी राइट और रॉन्ग, लेकिन आप ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके अंदर जो पैरामीटर सेंड होंगे आप केवल हेजिंग करके भेजोगे, लेकिन जो भी आपका डेटा जाएगा उस डेटा के अंदर आप इंक्रिप्शन भी जाएगा, हेजिंग भी जाएगा और ऑथेंटिकेशन पहले आपके फेज 1 में होगा। सेकंड फेज में जब आपका डेटा जाएगा वो तो उस डेटा के ऊपर जो आपका ओरिजिनल डेटा है उस डेटा को इंक्रिप्ट करके उस पर एक एक्स्ट्रा हेडर लगेगा इंक्रिप्टेड का, और उस डेटा को कंप्लीट इंक्रिप्ट किया जाएगा। उसके ऊपर आपको हेजिंग के लिए, डेटा इंटीग्रिटी के लिए एक और इसमें वैल्यू अटैच की जाएगी हेजिंग यूज करके, इस कंप्लीट डेटा को एक फॉर्मूले में डाल के जो आप हेजिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो शायद MD5, और उसका एक कोड जनरेट करके इस डेटा के हेडर के साथ में अटैच किया जाएगा। फिर उसको इंटीग्रेशन या इंटीग्रिटी के लिए यहाँ पे चेक किया जाएगा, अगर सेम हेजिंग है तो डेटा एक्सेप्ट होगा, उसके बाद उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा और उसके बाद उसको पढ़ा जाएगा डिक्रिप्ट करके सेम की के थ्रू। अब ये की सेंड होती है आई थिंक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में, और जितने भी ऑथेंटिकेशन पैरामीटर है ये सारी चीजें, इट मे बी यू राइट लाइक इट्स ओनली सेंड इन हेजिंग फॉर्मेट, हो सकता है इसे कंफर्म नहीं है, जो भी है ये VPN है। इट्स क्लियर। और कोई आपका अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। Anyone, any other? नो डाउट, ओके। तो VPN क्या बोला, VPN एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो आपको एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी आप रिमोट सर्वर से या रिमोट लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए। तो बोला ऐसा करना क्यों जरूरी है, लाइक मेरे पास में अदर भी तो ऑप्शन है, लाइक मेरे पास में मेरी कंपनी के 2 ब्रांच है, एक ब्रांच है यहाँ पे और एक दूसरा मेरा ब्रांच है कोई दूसरे रिमोट लोकेशन पे, लाइक एक है मेरा जयपुर में और एक है दिल्ली के अंदर, ये मेरी कंपनी के 2 अलग अलग ब्रांचेज है। अब इन दोनों को अगर मेरे को कनेक्ट करना है तो मेरे पास में और भी दो ऑप्शन है, लाइक मैं एक तो सिंपली वाया इंटरनेट में कनेक्टिविटी दे सकता हूँ, मैंने ISP को गया और जाकर मैंने एक पब्लिक IP एक इंटरनेट कनेक्शन लिया जयपुर ऑफिस में और एक लिया मैंने दिल्ली ऑफिस में, दोनों जगह मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया। इट्स माई, मान लो कि कंपनी की जयपुर लोकेशन के अंदर तो इनका ब्रांच है और एक नोएडा लोकेशन पे इनका ब्रांच है। इन दोनों को इनको कनेक्ट करना है तो इनके पास में मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक आपने इंटरनेट का एक कनेक्शन दोनों ऑफिस में ले रखा है और वाया इंटरनेट भी तो आप दोनों को कनेक्टिविटी दे सकते हो, या अगर आपके ज्यादा ऑफिस के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो आप एक P2P कनेक्शन ले सकते हो डायरेक्ट ISP के थ्रू। अगर ज्यादा डिस्टेंस पे 2 ऑफिस है तो आप हो सकता है कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए MPLS का यूज कर सकते हो, अगर मेजर डिस्टेंस पे है तो आप MPLS कनेक्शन ले सकते हो, अगर कम डिस्टेंस पे है तो आप एक P2P कनेक्शन लेके दोनों ऑफिस को कनेक्ट कर सकते हो। देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, तो आप क्यों VPN पे जा रहे हो भाई साहब। बोला आप P2P कनेक्शन ले लो, अगर आपके एक ही शहर में 2 जगह ऑफिस है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक, तो आप डायरेक्टली एक P2P कनेक्शन लेके दोनों ऑफिस को आपस में कनेक्टिविटी दे सकते हो। बोला ठीक बात है। अगर आपका मेजर डिस्टेंस पे 2 ऑफिस है और उनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, लाइक जयपुर और नोएडा के बीच में, अगर आपको कनेक्टिविटी देनी है दोनों ऑफिस को तो आप MPLS यूज कर सकते हो। तो बोला MPLS यूज कर सकते हैं लेकिन इनके बहुत सारे है ना डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत सारी कमी है।
क्या बोला, देखो इसमें आपका जो डेटा जाएगा ना वो एक सिक्योर फॉर्मेट में जाएगा, आपके डेटा को कोई चुरा नहीं सकता, कोई उसको देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा सिक्योर है। अगर आपने P2P कनेक्शन ले रखा है या MPLS कनेक्शन ले रखा है, आपको एक प्राइवेट API की एक लिंक मिला है, केबल मिली है, जिसमें आपका टोटल डेटा ट्रेवल कर रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो उस केबल में से कोई आपके डेटा को नहीं चुरा सकता। तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। लेकिन बोला ये बहुत ज्यादा ना स्लो भी है। इनकी एक फिक्स डेटा ट्रांसफर की एक स्पीड है, लाइक आपने MPLS कनेक्शन लिया है तो आपने कितने MBPS का लिंक ले रखा है, 10 MBPS, 20 MBPS, 50 MBPS, 100 MBPS, तो इसमें जो डेटा ट्रेवल होगा ना वो बहुत स्लो स्पीड से होगा। बोला ठीक बात है। और बोला ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी रहेगा, अगर आपकी जितनी ज्यादा दोनों ऑफिस के बीच में डिस्टेंस है उतना ही ज्यादा आपको पैसा पे करना पड़ेगा ISP को। बोला ठीक बात है। P2P में बोला हाँ ये भी बहुत ज्यादा सिक्योर है, लेकिन ये भी स्लो रहता है और कॉस्टली रहता है। इसके भी बहुत सारी कंपनीज, क्योंकि आपको एक प्राइवेट कनेक्शन दे रही है तो उसका बहुत मोटा पैसा लेगी, वो आपसे एक चार्ज करेगी पर मंथ का। बोला ठीक है। तो बोला अगर आपको सस्ता और सुंदर टिकाऊ अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक काम करो, दोनों में इंटरनेट कनेक्शन लो, वाया इंटरनेट आप दोनों ऑफिस को कनेक्ट कर दो। आपका डेटा वाया इंटरनेट ट्रेवल नहीं हो सकता है क्या? आपने इस ऑफिस में जाकर एक पब्लिक आईपी, आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, आपको एक पब्लिक आईपी इस इंटरफेस पे असाइन हुई है, लाइक 1.1.1.1, और यहाँ पे भी आपने एक इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है जिसका कोई ना कोई पब्लिक आईपी होगा, लाइक 2.2.2, तो आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो वाया इंटरनेट, आपका टोटल डेटा एक्सचेंज होगा। बोला ठीक बात है। तो ऐसा नहीं कर सकते क्या? बोला नहीं, ये बहुत है ना एक चीपर सा सॉल्यूशन है, बहुत सस्ता है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन में आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना पड़ रहा है, दोनों जगह वैसे इंटरनेट कनेक्शन आपको ले रखा है, तो ये बहुत ज्यादा चीप तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनसिक्योर भी है। बोला ऐसा क्यों? बोला इंटरनेट पे तो बहुत सारे यूजर बैठे हैं, अगर आपने यहाँ से कुछ डेटा सेंड किया और यहाँ पे रिसीव होने से पहले बीच में कितने सारे यूजर बैठे हैं इंटरनेट पे, आपके डेटा को कोई भी चुरा सकता है, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो क्या किया जाए? बोला देखो ये अनसिक्योर है, हाँ फास्ट है आपका, आप इंटरनेट के थ्रू अगर डेटा एक्सचेंज करोगे तो वो बहुत ही फास्ट मोड में होगा, लेकिन बहुत अनसिक्योर होगा, ज्यादा पैसा भी आपको खर्च नहीं करना है। तो बोला क्या करें? तो बोला इस अनसिक्योर डेटा को सिक्योर करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम VPN सेटअप कर सकते हैं दोनों ऑफिसेज के बीच में। आफ्टर VPN सेटअप आपका डेटा सिक्योर मोड में जाने लगेगा, और उसके लिए आपको कुछ अलग से तामझाम करना की भी नीड नहीं है, कोई ISP से आपको कनेक्शन लेने की भी जरूरत ना है, आप डायरेक्टली दोनों ब्रांचेस के बीच में VPN सेटअप करो, और VPN के अंदर आपका डेटा जाएगा इंक्रिप्टेड मोड में, हेजिंग में, और ऑथेंटिकेशन होगा, सारी चीजें, तो आपका डेटा सिक्योर हो जाएगा। और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, अभी भी कनेक्टिविटी आपकी वाया इंटरनेट ही है, लेकिन अब तक जो डेटा वाया इंटरनेट ऐसे जा रहा था, अब दोनों के बीच में आपने VPN सेटअप करके एक टनल क्रिएट कर दी, अब वर्चुअल टनल, तो अब आपका जितना डेटा इस ऑफिस से इस ऑफिस में जाना है या यहाँ से यहाँ तक आना है, वो इस टनल के थ्रू आएगा, और टनल के अंदर जब भी जैसे ही डेटा ये एंटर करेगा उसको पहले इंक्रिप्ट किया जाएगा, फिर हेजिंग किया जाएगा, और फिर उसको सेंड किया जाएगा। तो उसको पहली बात तो कोई चुरा नहीं सकता, अगर चुरा लिया तो उसको कोई पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकता। अगर कुछ उसमें मैसेज में या डेटा में बदलाव हुआ तो आप यहाँ पे आते पहचान लोगे हेजिंग के अंदर। बोला अभी ज्यादा सिक्योर है। तो बोला इसलिए VPN को हम प्रीफर करते हैं, हर एक कंपनी आजकल कहीं पे भी किसी की भी लोकेशन पे अलग अलग ऑफिस है तो हम सब जगह VPN ही यूज कर रहे हैं। क्यों? बोला ये सिक्योर है, प्लस बहुत ज्यादा फास्ट है इसमें कम्युनिकेशन, और बहुत ही चीप है, बहुत सस्ता सॉल्यूशन है। तो सारी चीजें अगर मेरे को मिल रही है तो फिर मैं क्यों MPLS कनेक्शन या P2P कनेक्शन लूं? डायरेक्टली VPN ही कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। बोला हाँ कर सकते हो, सिक्योर है, आपका डेटा हैक नहीं होगा। बोला ठीक है। कौन कौन से VPN आते हैं? बोला बहुत सारे अलग अलग टाइप के VPN हैं, अलग अलग वेंडर आपको प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ अपने फोर्टीनेट की, तो फोर्टीनेट के अंदर हमारे कुछ VPN के सॉल्यूशन हैं। लाइक एक है अपने पास में IPsec VPN, एक है अपने पास में DM VPN,
गेट वीपीएन, एसएसएल वीपीएन और बहुत सारे सॉल्यूशंस है। किस वीपीएन का कहाँ पे यूज करते हैं, क्या डिफरेंस इनमें, वन बाय वन करके पढ़ना है। आज का अपना टॉपिक लेते हैं आईपीसेक वीपीएन, जो इसका पहला ही वीपीएन टाइप है। This is called IPsec VPN. क्या है IPsec VPN? बोला IPsec VPN का हम यूज करते हैं एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से कनेक्ट करने के लिए। लाइक मेरा एक ऑफिस है कोई किसी भी लोकेशन पे और एक दूसरा ऑफिस है कोई अदर लोकेशन पे, तो इन दो अलग अलग लोकेशन के ऑफिस को अगर कनेक्ट करना है, दोनों ब्रांचेज को अगर मेरे को कनेक्ट करना है, इनके बीच में मैं चाहता हूँ मेरा लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क मेरा कम्युनिकेशन हो प्राइवेट टू प्राइवेट टनल के थ्रू, तो हम उसके लिए आईपीसेक वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें एक टनल क्रिएट होती है और उस टनल पे अपना डेटा टोटल इंक्रिप्टेड और हेजिंग मोड में जाएगा। तो बोला ये बाकी इनके भी ऑफिसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते क्या, लाइक डीएम वीपीएन, गेट वीपीएन, एसएसएल वीपीएन? बोला नहीं, इनका यूज होता है रिमोट एक्सेस के लिए। लाइक आपका कोई यूजर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या कोई अदर लोकेशन पे बैठ के आपके इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, उसके इंटरनल सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, आपके नेटवर्क में कोई बाहर का बंदा ज्वाइन होना चाहता है, आप उसको अगर अलाउ करना चाहते हो ऐसा करने के लिए, तो आप उसके लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो एसएसएल वीपीएन, डीएम वीपीएन या गेट वीपीएन। बहुत सारे सॉल्यूशंस है किसी रिमोट यूजर को आपके नेटवर्क में अलाउ करने के लिए। अगर आपको दो अलग अलग ऑफिस है, अलग अलग लोकेशन पे दो अलग अलग ब्रांच है, अगर उन ब्रांच को आपस में कनेक्ट करना है तो आप यूज करोगे आईपीसेक वीपीएन। अच्छा ठीक बात है, कैसे क्या काम करता है ये थोड़ा बताओगे इसके बारे में? बता ठीक है। देखो आईपीसेक वीपीएन जब हम यूज करते हैं तो ये हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करवाता है। क्या क्या? बोला एक हमें ये चीज प्रोवाइड करवाता है, क्या बोलता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, आई थिंक यही स्पेलिंग होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी। और बोला ये हमें प्रोवाइड करवाता है इंटीग्रिटी, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, और एंटी रिपीट। बोला क्या है ये? बोला देखो अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी वीपीएन यूज करेंगे तो अपना डेटा एक सिक्योर मोड में, एक सिक्योर वे में ट्रेवल करेगा। तो कैसे ट्रेवल करेगा? बोला ये कुछ पैरामीटर है जिसका ये आईपीसेक हमें प्रोवाइड करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी हमें प्रोवाइड करता है, मतलब जब भी हमारा डेटा आईपीसेक वीपीएन अगर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं दो ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें हमारे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को ये मेंटेन करके रखता है। किसके थ्रू? बोला ये बहुत सारी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज करेगा और उसके थ्रू हमारे डेटा को ये कॉन्फिडेंशियल रखेगा, मतलब उसको कोई दूसरा बंदा चुरा ना ले। इसके लिए क्या क्या यूज करता है ये? बोला इसमें देखो एस एक टेक्नोलॉजी इंक्रिप्शन के लिए काम करती है, एक काम करती है डैश, 3 डैश और बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी इंक्रिप्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक इंक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी यूज करके हम आईपीसेक वीपीएन में अपने डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रख सकते हैं, इंक्रिप्टेड डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक बात है। बोला इंटीग्रिटी डेटा की प्रोवाइड करता है, मतलब डेटा को अगर आप में डेटा में कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ है, अगर टनल के अंदर किसी ने आपके डेटा को हैक कर लिया, चुरा लिया और उसमें अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन किया उसने, तो उसके लिए भी आप इंटीग्रिटी ये प्रोवाइड करता है, मतलब ये आपको हेजिंग एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा एक हेज करके भेजा जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचेगा कि इस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो हेजिंग के लिए ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करता है, जैसे शा और MD5 ये यूज होती है डेटा को हेज करने के लिए।
डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, बोला जब आपका डेटा सोर्स से स्टार्ट होगा और जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो उससे पहले आपको ऑथेंटिकेट करेगा ये ऑथेंटिकेट। बोला ऑथेंटिकेशन लाइक अगर आपके पीयर टू पीयर आपके दो ब्रांचेस है, उसमें दोनों ब्रांच कनेक्ट कर रखे हैं, आप जब भी डेटा भेजोगे आपका पहले ऑथेंटिकेशन होगा। ये आपसे पूछेगा कि हाँ भाई साहब, इसके लिए हम बहुत सारे सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बोला कोई पासवर्ड की भी सेट करके रख सकते हैं जिसका यूज होगा ऑथेंटिकेट करने का, कि आप डेटा सेंड कर रहे हो लेकिन उससे पहले आपका ऑथेंटिकेशन होगा। सेम सर्टिफिकेट या सेम पासवर्ड की अगर आप एंटर करोगे तो जाकर आपका ये डेटा आगे सेंड करने देगा, वरना नहीं। तो बोला ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है आपका IPsec VPN। कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखता है, आपको डेटा को इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजेगा, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेगा, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन या डेटा ऑथेंटिकेट करेगा। और एंटी रिप्ले, ये क्या होता है, बोला एंटी रिप्ले मतलब अगर आपका दो ऑफिसेज के बीच में आपने डेटा कम्युनिकेशन के लिए आपने IPsec VPN कॉन्फ़िगर कर रखा है, या आपके दो ब्रांच है B1 और B2 और उनके बीच में अगर आपने IPsec टनल कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो अगर इसके अंदर कोई डेटा ने हैक कर लिया और चुरा लिया तो बोला अगर देखो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो डेटा को पढ़ नहीं पाएगा। क्यों, बोला ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है तो वो एक कोड के टाइप उसको दिखेगा और उसको वो डिक्रिप्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको डिक्रिप्शन के लिए सेम की चाहिए जिससे वो डेटा इनक्रिप्ट हुआ है। लेकिन उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो बोला मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाएगा। अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो जब यहाँ से डेटा स्टार्ट हुआ है तो उसको हमने हैश करके भेजा है, जब ये डेटा यहाँ पे पहुंचेगा तो उसको सेम फॉर्मूले में डालकर वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू अगर डिफरेंट आई तो हमें पता चल जाएगा कि ये डेटा में मॉडिफिकेशन कुछ हुआ या नहीं हुआ। बोला अच्छा, और मान लो कि यूजर ने कोई हैकर ने यहाँ पे डेटा बीच में हैक किया, उसको पढ़ नहीं पाया, ना ही उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर पाया और फिर फाइनली उसने छोड़ दिया कि छोड़ो यार इसकी है ना कोई डिक्रिप्शन की या डी हैश इसको कैसे किया जाए एक बार डेटा को, तो वो देखता है। तो इसका भी कुछ उपाय है क्या, बोला देखो यहाँ से जब भी आपका डेटा स्टार्ट होगा ट्रेवल करना और जब ये डेस्टिनेशन पे जाएगा तो ये इसका कोई फिक्स टाइमर होता है ये डेटा सेंड करने से पहले कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने हॉप ये क्रॉस कर रहा है, उसके हिसाब से इसके साथ में टाइम भी जाता है। तो अगर ये डेटा यहाँ पे पहुंचते पहुंचते डिले हुआ, लाइक कुछ एक्स्ट्रा टाइम इसने अगर कंज्यूम किया तो इस डेटा को ड्रॉप कर देते हैं। ये बोले ये कौन सी बात हुई, यहाँ से आपका डेटा आपने सेंड किया और यहाँ अगर जब आपका डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है उसने अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम किया तो ये डेटा को ड्रॉप कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने चेक किया हेजिंग सही है, कोई डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, डेटा आपका इनक्रिप्टेड है, उसको डिक्रिप्ट किया, मैसेज को देखा, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसने ड्रॉप कर दिया। बोला ऐसा क्यों किया भाई साहब, इसमें तो कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, आपका डेटा हैक भी नहीं हुआ, आपको कैसे पता। बोला देखो यहाँ से जब डेटा स्टार्ट हुआ था ना तो इसका एक फिक्स टाइमर था कि इसको 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे पहुंचना है, इसने 1.5 सेकंड टाइम ले लिया तो बोला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं एंटी रिप्ले। एंटी रिप्ले मतलब अगर आपका डेटा सोर्स से स्टार्ट हुआ है एक फिक्स टाइमर के साथ में, अगर वो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करता है किसी भी रीजन से, हो सकता है कि यहाँ से आपका वाया इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, आपने इंटरनेट के थ्रू ऑलमोस्ट डेटा जा रहा है, तो ये ISP के बहुत सारे हॉप क्रॉस कर रहा है, उसमें अगर डिले आ रहा है और डेटा अगर यहाँ पे लेट पहुंच रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जब भी हमने IPsec VPN कॉन्फ़िगर कर रखा है, कई बार इश्यूज आते हैं कि हमारे पास में है ना ISP से लेटेंसी या जिटर बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। जैसे मैं अपने लैपटॉप में पिंग करूं, CMD में गया और मैंने पिंग किया google.com, तो जैसे ही मैंने पिंग किया मैंने देखा कि 35 मिली सेकेंड या 31 सेकेंड का डिले आ रहा है। कई बार क्या होता है ना कि कंजेशन ज्यादा होने की वजह से ये डिले और ये जो आपकी लेटेंसी है ना ये 400, 500, 700 मिली सेकेंड तक जा रही है। तो बोला उस केस में अगर आपने VPN कॉन्फ़िगर कर रखा है ना तो आपके कॉल पे कॉल या टिकट आने स्टार्ट हो जाएंगे कि मैं कुछ डेटा या मैं अपने सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। बोला ऐसा क्यों, बोला इसमें IPsec VPN में एक फीचर काम करता है एंटी रिप्ले का, मतलब जब डेटा आपका सोर्स से स्टार्ट होगा डेस्टिनेशन पे जाएगा ना तो उसको एक फिक्स टाइमर में पहुंचना होता है।
लेकिन अगर आपकी आईएसपी में कंजेशन की वजह से या आपके इस डेटा में कंजेशन की वजह से अगर लेटेंसी आ रही है, इसमें डिले आ रहा है, तो आपका डेटा बार बार ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा टनल के अंदर। टनल अप है, डेटा यहाँ से सेंड हो रहा है, लेकिन यहाँ रिसीव भी हो रहा है, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ड्रॉप किए जा रहा है, ड्रॉप किए जा रहा है। तो यहाँ के यूजर आपको कॉल या टिकट डालने स्टार्ट कर देंगे कि बहुत ज़्यादा या मैं सर्वर को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं डेटा फाइल को सेंड तो कर रहा हूँ लेकिन वो घूमने जा रहा है, घूमने जा रहा है, वो डेटा सेंड नहीं हो रहा है। बोला ऐसा क्यों? बोला क्योंकि ये ड्रॉप कर रहा है। इसमें एक फीचर काम करता है एंटी रिप्ले का। तो जब भी अगर कुछ ज्यादा लेटेंसी या ऐसा कुछ आ रहे हैं ना, तो हम अपने ट्रैफिक को सेकेंडरी आईएसपी पे जो हमने कनेक्शन ले रखा उस पर मूव करते हैं डायरेक्टली। बोला अच्छा, तो ये जरूरी है क्या एंटी रिप्ले? बोला हाँ जरूरी है, आपके डेटा की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए तो एंटी रिप्ले प्रोवाइड करता है। तो एक बहुत ही है ना सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर, जब अगर आपको वीपीएन के बारे में कुछ सवाल पूछें या आपको आईपीसेक के बारे में सवाल पूछें, तो कि आईपीसेक वीपीएन में डेटा कैसे आपका सिक्योर है। आपने कहा कि उसने सवाल पूछा आईपीसेक वीपीएन या वीपीएन क्यों यूज करते हैं, तो हमने दो चार बातें बता दी कि वीपीएन बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत चीप है, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता। तो उसने क्रॉस क्वेश्चन किया कि हाउ यू डिफाइन लाइक वीपीएन इज सिक्योर, कैसे कह सकते हो लाइक मेरे दो ब्रांचेज को आपको कनेक्ट करना आईपी से वीपीएन के थ्रू, तो आप सिक्योरिटी कैसे अचीव करोगे? तो बोला बहुत सारी चीजें जो आईपी से वीपीएन हमें प्रोवाइड करता है, लाइक हमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन और एंटी रिप्ले। ये चार चीजें हैं जो आईपी से वीपीएन हमें प्रोवाइड करवाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्रिप्शन के थ्रू, इंक्रिप्शन में हम अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, एस डैश 3 डैश। इंटीग्रिटी हेजिंग के थ्रू शा और MD5 दो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, आपका डेटा सेंड या रिसीव होने से पहले दोनों पीयर ऑथेंटिकेट होंगे, दोनों ब्रांचेस, जो आपने सर्टिफिकेट या कोई पासवर्ड की सेट किया उसके थ्रू। और अगर उसके बावजूद आपके डेटा में अगर डिले आ रहा है, वो एक फिक्स टाइमर के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको एंटी रिप्लेस में एक फीचर काम करता है, तो ये डेटा को ड्रॉप कर देगा आपका। बोला अच्छा, ये तो यार बड़ी सही बात है, इट्स क्लियर। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल, डाउट, एनीथिंग यू कैन आस्क मी। एनीवन? नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईपीसेक प्रोटोकॉल। बोला आईपीसेक तो खुद एक प्रोटोकॉल है, एक सर्विस है। इसमें और कौन से प्रोटोकॉल आ रहे हैं? ये IKE,
ESP AH। बोला अभी हमने है ना इसके बारे में कुछ सर्च किया था, VPN के बारे में मैं कुछ देख रहा था, तो इसमें ना बहुत सारी चीजें बताई थी कि व्हेन ए डिवाइस कनेक्ट टू VPN द एक्सचेंज ऑफ इंक्रिप्शन की एंड अदर पैरामीटर हैपन थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज, which involve a negotiation phase where both the devices and the VPN server agree on encryption algorithm, authentication method, and finally generate a shared key used for encryption data। बोलो क्या मतलब, ये कुछ कह तो रहा है IKE, लेकिन क्या है? बोला देखो, IP से एक प्रोटोकॉल जब हम यूज कर रहे हैं, जब हम VPN सेटअप कर रहे हैं IP से एक VPN, तो हम बात कर रहे हैं कि IP से एक VPN में है ना बहुत सारी चीजें हमें ये प्रोवाइड करता है, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, एंटी रिप्ले, बहुत सारी चीजें हैं जो ये प्रोवाइड करता है। लेकिन कैसे? लाइक मेरा दो ब्रांचेज है, एक B1 और एक B2 अलग अलग लोकेशन पे, और दोनों ब्रांचेज को मैंने कनेक्ट कर रखा है IP से एक VPN को सेटअप करके। ब्रांच 1 और एक मेरा है ब्रांच 2, इन दोनों को इंटरनेट कनेक्शन है और इन दोनों के बीच में मैंने IP से एक VPN कॉन्फ़िगर करके और दोनों को कनेक्ट कर रखा है। ये इसमें मैंने एक IP से एक VPN, इसमें एक टनल क्रिएट कर दी जिसमें मेरा डेटा ट्रेवल करेगा। अब बोला इस ब्रांच 1 पे भी जाकर हम VPN कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और यहाँ पे जाकर VPN कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब VPN कॉन्फ़िगर करते हैं तो बहुत सारे सिक्योरिटी पैरामीटर हम यहाँ पे सेट करते हैं। बहुत सारे पैरामीटर सेट करते हैं, लाइक तुम इंक्रिप्शन क्या यूज करोगे, हैश के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, ऑथेंटिकेशन कैसे करोगे, सर्टिफिकेट के थ्रू या कोई पासवर्ड की मैंने सेट किया है। तो ये जितने भी मैं पैरामीटर सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जाकर मैंने VPN कॉन्फ़िगर किया, सारे पैरामीटर सेट कर दिए और यहाँ B2 ब्रांच में आया इसके VPN ये फायरवॉल को एक्सेस करके, और मैंने यहाँ पे भी IP से एक VPN कॉन्फ़िगर किया जिसमें मैंने बहुत सारे पैरामीटर सेट किए, इंक्रिप्शन के लिए, हेजिंग के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ब्रांच 1 को कैसे पता कि ब्रांच 2 पे या VPN इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, यहाँ पे VPN कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे VPN कॉन्फ़िगर कर दिया, अब ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे अपने ये पैरामीटर को एक्सचेंज करेंगे भाई साहब कि हाँ मैं इंक्रिप्शन के लिए ये मेथड यूज कर रहा हूँ 3 डेज। इसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हारा प्रपोजल सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी इंक्रिप्शन 3 डेज ही यूज कर रहा हूँ। और इसने एक्सेप्ट किया, फिर इसने कहा कि मैं हेजिंग के लिए भाई साहब SHA यूज कर रहा हूँ। बोला, इसने कहा नहीं 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 मैं MD5 यूज कर रहा हूँ, तो दोनों तरफ सेम होने चाहिए। ये इसको कैसे पता कि ठीक है मैं भी MD5 यूज कर रहा हूँ। बोला जब आप VPN कॉन्फ़िगर करते हो तो ये दोनों ब्रांचेस के बीच में ये पीयर टू पीयर बहुत सारा कम्युनिकेशन चलता है VPN सेटअप होने से पहले, जिसमें ये फेज 1 को क्रिएट करने के लिए ये आपस में सारे पैरामीटर एक्सचेंज करते हैं, लाइक इंक्रिप्शन, हेजिंग, ऑथेंटिकेशन, सारे जो चीजें मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की है और जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर की है दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे और एक दूसरे को वैलिडेट करेंगे कि हाँ नहीं सही है, सारे पैरामीटर सेम है, हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं IP से टनल का, उसको सेटअप कर सकते हैं अगर सारे पैरामीटर सेम है तो बोला ये इनके बीच में जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चलेगा, ये कम्युनिकेशन कौन करवाएगा? बोला यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रोटोकॉल और कोई ना कोई सर्विस होगी जो इनके पैरामीटर को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा, या इन दोनों को IP से टनल सेटअप करने में जो इनका नेगोशिएशन चलेगा, बातचीत चलेगी, उसको कंप्लीट करवाएगा। बोला हाँ। तो बोला इन दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को करवाने के लिए IP से 3 प्रोटोकॉल यूज करता है। कितने प्रोटोकॉल यूज करते हैं? बोला 3 प्रोटोकॉल। आपको बुक में शायद एक IKE का जिक्र मिलता है, इंटरनेट की एक्सचेंज का, ESP और AH। इनको नॉर्मली पहले यूज होते थे, अभी इन यूज नहीं है ज्यादा, तो इनको यूज ही नहीं करते, अभी हम यूज करते हैं IKE प्रोटोकॉल, तो इसी का ज्यादातर जिक्र मिलता है। बोले ये 3 प्रोटोकॉल है जो एक IP से एक टनल को सेटअप करने का जो नेगोशिएशन है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। IKE इंटरनेट की एक्सचेंज, ये क्या काम करता है? बोला ये पीयर टू पीयर आपके ऑथेंटिकेशन पैरामीटर को एक्सचेंज करवाने का काम करेगा, इन दोनों को नेगोशिएट करवाएगा IP से टनल को सेटअप करने के लिए।
बोला अच्छा ठीक बात है। ESP, बोला हाँ इसका भी सेम ही काम है, ये दोनों पैरामीटर को आपस में एक्सचेंज करवाने का काम करता है। AH तीनों अलग अलग प्रोटोकॉल है, तीनों के सेम ही काम है, दोनों को नेगोशिएट करवाना, टनलिंग क्रिएट करने के लिए और इनके पैरामीटर को आपस में मैच करने के लिए ये तीन प्रोटोकॉल या सर्विस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बोला क्या डिफरेंस है फिर तीनों प्रोटोकॉल में, कुछ तो डिफरेंस होगा। बोला हाँ देखो कुछ कुछ डिफरेंस है। लाइक अगर आप यूज कर रहे हो एच ऑथेंटिकेशन हेडर यहाँ पे प्रोटोकॉल दोनों के बीच में नेगोशिएशन के लिए, तो फिर ये आपका है ना इनकेप्सुलेशन सपोर्ट नहीं करेगा। बोला इनकेप्सुलेशन सपोर्ट नहीं करेगा बोले तो आपका डेटा इनकेप्सुलेट या इनक्रिप्ट होके नहीं जाएगा क्या? नहीं, बोल डेटा तो इनक्रिप्ट होके जाएगा, लेकिन जब आपके ये सिक्योरिटी पैरामीटर एक दूसरे के साथ में ये एक्सचेंज करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, तो अभी हमने बात की थी कि इसमें ये जो इनकी टेक्नोलॉजी है या जो इनकी इनक्रिप्टेड की है, हेजिंग की है, ऑथेंटिकेशन पैरामीटर है, इनको B1 ब्रांच से B2 तक भेजा जाएगा। B2 एक प्रपोजल मैसेज भेजेगा जिसमें ये भी इसको एक्सचेंज करेगा कि ये चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, अच्छा ये पैरामीटर है, इंक्रिप्शन के लिए टेक्नोलॉजी है, इसमें ये इंक्रिप्टेड की मैं यूज कर रहा हूँ, सारे एक्सचेंज करेगा। तो उसको अगर मैं एज प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ तो ये सारा जो मेरा पैरामीटर है ना उनको ये इंक्रिप्ट करके नहीं भेजेगा, ऐसे ही भेजेगा डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट में। तो बोला वो तो अनसिक्योर है, आप यहाँ से ये पैरामीटर और ये की एक्सचेंज कर रहे हो दोनों एक दूसरे के साथ में, और अगर किसी ने इंटरनेट पे इनको चुरा लिया, कैप्ट कर लिया, हैक कर लिया आपके, तो उसको तो ये आपके इंक्रिप्टेड की और हेजिंग टेक्नोलॉजी सब चीजों का पता चल जाएगा। बोला हाँ। तो बोला एच बहुत पहले जमाने में यूज होता था जब डेटा अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता था, ये आपके पैरामीटर। अभी बोला उसके बाद में इनकेप्सुलेटिंग या ESP प्रोटोकॉल यूज करते थे, इनकेप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, जिसमें ये दोनों नेगोशिएशन के लिए इनके बीच में जितना भी कम्युनिकेशन चलता वो सारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता, हेज होके जाता था, तो ज्यादा सिक्योर था। बोला ठीक है, ये इंक्रिप्शन डेटा को और जितने भी इनके ये आपस में कम्युनिकेशन है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजता है, इसलिए इसका नाम ऐसे था, इनकेप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। बोला अभी हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं IPsec सेटअप के लिए, इनके दोनों के आपस में नेगोशिएशन के लिए, वो प्रोटोकॉल है IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज, जिसके अंदर ये सारे पैरामीटर और इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन चलेगा B1 और B2 ब्रांच के बीच में, वो एक सिक्योर वे में चलेगा, डेटा को इंक्रिप्ट करके भेजा जाएगा, हैश करके भेजा जाएगा, और एक दूसरे को नेगोशिएट करेंगे। और नेगोशिएशन में अगर यहाँ पे जितने पैरामीटर मैंने सेट किए हैं ये इससे मैच होते हैं, सारी चीजें इनके कॉमन प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें सेम है, तो ये फिर इनिशियलाइज करते हैं, फेज 1 को सेटअप कर देते हैं IPsec टनल के अंदर। फेज 1 आपका कंप्लीट हो जाता है इन दोनों के नेगोशिएशन के साथ में ही, और उसके बाद में फेज 2 क्रिएट होता है जिसमें आपका फाइनली डेटा ट्रेवल करता है। बोला अच्छा 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 अच्छा। तो ये तीन प्रोटोकॉल है जो आपके IPsec टनल में दोनों ब्रांचेज को नेगोशिएट करने के काम में आते हैं। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो है IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज, जिसमें आपका टोटल पैरामीटर और डेटा इंक्रिप्टेड और हैशिंग फॉर्मेट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे केवल ये की जिक्र है कि व्हेन VPN एक्सचेंज ऑफ इंक्रिप्शन की और अदर पैरामीटर हैपन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इंटरनेट की एक्सचेंज, जितने भी आपके ये इंक्रिप्शन मेथड, हैशिंग और ऑथेंटिकेशन के जितने भी पैरामीटर है, इनको एक दूसरे के साथ में नेगोशिएट करवाने की जो प्रोसेस है या जो प्रोटोकॉल काम में आता है उसको बोलते हैं इंटरनेट की एक्सचेंज, which involves a negotiation phase where both the devices and the VPN server agrees on encryption algorithm, authentication method, and finally generate a shared key used for encryption data। तो ये दोनों आपस में इनका जो नेगोशिएशन है, दोनों के जो पैरामीटर है ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, मैच करेंगे, सेम है या नहीं है, और उसके बाद फेज 1 को सेटअप करेंगे। ये सारा का सारा काम करवाने का जिम्मेदारी होती है IKE इंटरनेट की प्रोटोकॉल की, जो अभी हम यूज करते हैं। दिस नेगोशिएशन टिपिकली अकर इन टू फेज, दो फेज के अंदर होता है, एक फेज 1 और एक फेज 2। फेज 1 फॉर इस्टेब्लिशिंग ए सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल, इसके अंदर आपका ऑथेंटिकेशन होकर एक सिक्योरिंग कम्युनिकेशन चैनल बनाया जाएगा। एंड फेज 2 डिफाइनिंग द इंक्रिप्शन पैरामीटर फॉर VPN टनल या डेटा शेयरिंग के लिए फेज 2 का सेटअप किया जाएगा। इट्स क्लियर?
Is it clear or not? If you have any question, you can just ask me. हाँ भाई, anyone? राकेश, सुल्तान, मुकेश, किशोर, रामकरण, ऑल क्लियर? ओके, तो ये हमने आज थोड़ी सी बात की है IPsec VPN या VPN के बारे में। VPN क्या है, कौन कौन से टाइप के VPN है जो Fortinet सपोर्ट करता है, उनमें से भी हमने एक VPN स्टार्ट किया है पढ़ना, जो है आज का हमारा IPsec VPN। IPsec VPN में बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें तो हमने कुछ कुछ चीज़ों को आज पढ़ा है, लाइक इसमें IPsec VPN में क्या क्या चीज़ें ये हमें प्रोवाइड करवाता है, क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है, इनमें पैरामीटर एक्सचेंज करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल और कौन सी सर्विस यूज में आती है। अभी हम कल थोड़ा सा और पढ़ेंगे IKE के बारे में, इंटरनेट की एक्सचेंज के बारे में, कि ये कैसे काम करता है, इसमें ये नेगोशिएशन कैसे होता है, क्या क्या ये आपस में बातचीत करते हैं, सारी चीज़ें, ताकि हमें जब VPN कॉन्फ़िगर करेंगे और उसमें अगर कुछ इश्यूज आए तो हम अच्छे से ट्रबल शूट कर पाए, उस चीज़ को इश्यूज ना आए। तो IKE जो अभी हम प्रोटोकॉल और सर्विस यूज करते हैं दोनों ब्रांचेज में, अगर IPsec VPN को नेगोशिएट करवाने के लिए, तो इसको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती है, क्या क्या इसमें मैसेज सेंड होते हैं, किस मैसेज में कौन से पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं, किस मोड में होते हैं, सारी चीज़ें। और उसके बाद फाइनली हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे कि IPsec VPN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे क्या ये कम्युनिकेशन करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम फिनिश करते हैं अपनी आज की क्लास इसके साथ। नहीं है सर। ओके ओके, बाय। थोड़ा इसके बारे में पढ़ के आना, VPN और IPsec VPN के बारे में मोस्टली, कि ये क्या है, कैसे काम करता है। आपके पास में फायरवॉल की बुक है, उसमें आपको ओपन करना और सर्च करना, देखना सारी चीज़ें। ओके ओके, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। ओके, बाय।